देखिए, हम लोगों ने अभी तक उच्चतर आर्थिक सिद्धांत या जिसको आप BA 1 में माइक्रो इकोनॉमिक थियरी कहते हैं कि सिलेबस को बहुत विस्तार से पढ़ा है। हम ये जान गए हैं कि हमें वास्तव में क्या इसके अंतर्गत पढ़ना है। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। बहुत बेसिक सी बातें इंट्रोडक्शन में हैं, तो यार पूछो नहीं। तो इंट्रोडक्शन में हम परिभाषा और विषय क्षेत्र दो के बारे में देखेंगे। चूँकि बहुत प्राइमरी सी बात है और बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं था, आपने देखा था, लेकिन फिर भी किसी भी विषय को प्रारंभ से प्रारंभ करने के लिए उसका आधारभूत, जिसे हम उसका ABCD कहते हैं, उससे हमको परिचित होना चाहिए। जब हम अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी भी विषय के हम ओरिजिन से उसको शुरू करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो वास्तव में ग्रीक फिलासफर अरस्तु, जिसके बारे में कहा जाता है कि 384 से 322 BC के बीच में, आप जानते हैं कि हम ईसा से पहले की तिथियों को उल्टा लिखते हैं ना। जैसे 400 BC अगर लिखते हैं, 400 BC का मतलब हो गया, और अगर 322 लिखते हैं तो यानी ईसा से 400 साल पहले और ईसा से 322 वर्ष पहले। इसका मतलब ये ज़्यादा दूर होगा तो पहले लिखा जाएगा और ये पास होगा तो बाद में लिखा जाएगा। वैसे हम कैसे लिखते हैं? 2020 से 22 नॉर्मल ढंग से हम ऐसे लिखते हैं। सामान्यतः BC में हम इसको उल्टा लिखते हैं, ठीक है। तो इस समय अरस्तु ने क्या कहा कि जो इकोनॉमिक्स है ये दो शब्दों ओइकास और नीमेन से मिलकर बना हुआ है। ये इसमें है, स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, इसलिए आपको बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए। ओइकास और नीमेन से मिलकर बना है, और ओइकास का मतलब होता है हाउस और नीमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट। अर्थात हाउस मैनेजमेंट का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। और उसने कहा कि अगर इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो अगर हम घर की व्यवस्था को बड़ा कर दें तो वही अर्थव्यवस्था हो जाएगी। भाई घर का मैनेजमेंट हो या पूरे देश का मैनेजमेंट हो, एक छोटी यूनिट है और एक बड़ी यूनिट है। तो अगर हम हाउस मैनेजमेंट की अवधारणा को एक्सटेंड कर दें तो इट बिकम्स इकोनॉमी। और इकोनॉमी क्या होती है फिर ये भी जानना चाहिए। व्हाट इज़ इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था क्या है? आप में से कोई बताएगा अर्थव्यवस्था क्या है? व्हाट इज़ इकोनॉमी? हाँ बताओ, जोर से बताओ। हाँ ठीक, बैठो। और कोई तुम में से बताए कि इकोनॉमी क्या है? वास्तव में देखो, इकोनॉमी इज ए सिस्टम। बहुत स्पष्ट शब्दों में अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है, और ये क्या करती है? इट ऑर्गेनाइजेज द रिसोर्सेस। संसाधनों को क्या करती है? संगठित करती है। व्हाट फॉर? किस बात के लिए? टू प्रोड्यूस मैक्सिमम डिजायरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। अर्थव्यवस्था सिर्फ एक प्रणाली है जो क्या करती है? सीमित संसाधनों को इस प्रकार संगठित करती है कि आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं अधिक से अधिक मात्रा में उत्पन्न हो सकें। अब ये प्रणाली पूंजीवादी भी हो सकती है, समाजवादी भी हो सकती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली भी हो सकती है। वास्तव में ये किस प्रकार की प्रणाली होगी ये महत्वपूर्ण नहीं है। प्रणाली चाहे जो हो, तीनों में जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो एक जैसे ही होते हैं। और वो कौन से निर्णय हैं? किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने महत्वपूर्ण निर्णय कौन से होते हैं?
क्या उत्पन्न किया जाए, व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड, कितना उत्पन्न किया जाए, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड, किसके लिए उत्पन्न किया जाए, फॉर होम टू बी प्रोड्यूस्ड। और एक आप अपने से ऐड कर सकते हैं कि हाउ टू बी प्रोड्यूस्ड। जब आप किसी भी प्रणाली में, मान लो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सभी संसाधनों पर निजी स्वामित्व है, मैंने आपको एक दिन बताया था। यदि समाजवाद है तो सभी संसाधनों पर सरकारी स्वामित्व है, और यदि मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो मिक्स्ड ओनरशिप है, कुछ संसाधन निजी हाथों में है, कुछ संसाधन सरकारी हाथों में है। तो जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो क्या उत्पन्न किया जाए, ये निर्णय कौन लेगा? ये निर्णय शुद्ध रूप से बाजार लेता है, मार्केट डिसाइड करता है कि व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड। तो बाजार क्या करेगा? जिसकी बाजार में मांग है। अगर बाजार में शराब की मांग है तो दूध पैदा करके उत्पादक फायदे में नहीं हो सकता है, क्योंकि दूध को बिकना नहीं है। इसका मतलब है कि वह पैदा हो जिसकी बाजार में मांग हो। बहुत सीधा सा उत्तर है। कितना उत्पन्न हो, इसका भी उत्तर बड़ा क्लियर है कि जितनी मांग हो। ऐसा नहीं कि 10 किलो की मांग है, तुमने 1 कुंटल पैदा कर दिया तो नुकसान होगा, सस्ता बेचना पड़ेगा, घाटा होगा, कोई मतलब नहीं है। तो कितना उत्पन्न किया जाए, इसका भी उत्तर क्लियर है, जितनी मांग है। किसके लिए उत्पन्न किया जाए, ये बहुत बड़ा और ख़तरनाक सवाल है। किसके लिए? फॉर होम हु हैव परचेजिंग पावर, उनके लिए जिसके पास खरीदने की क्षमता है। यही कारण है कि आज तक कभी कोई पब्लिक स्कूल गांव में खुला, कोई अंग्रेजी माध्यम का स्कूल 2000 रुपये फीस वाला किसी गांव में खुला है? क्यों नहीं खुला? क्योंकि गांव में 2000 फीस कौन देगा? गांव में तो मुफ्त में प्राइमरी स्कूल खुलेगा जो सरकार खोलेगी, और पहले बल्कि खोल देगी, फिर चिल्लाएगी स्कूल चलो स्कूल चलो स्कूल चलो, ज़बरदस्ती अभियान चला करके, है कि नहीं? तो अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो केवल ये उनके लिए होती है जिनके पास पैसा है। इसलिए सरकार का होना जरूरी है, क्योंकि वह कोरोना काल में ताकि लोगों को राशन चावल बंटवाए, नहीं तो कौन बंटवाता? मुफ्त में गैस सिलेंडर दे, कौन देता? कोई व्यक्ति देगा क्या? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये सारे निर्णय बाजार के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब सरकार की ओनरशिप होती है तो सोशल वेलफेयर को लक्ष्य करके निर्णय लिए जाते हैं, और सरकार प्राथमिकताएं तय करती है। वो सरकार सुनिश्चित करती है कि बहुत ज़्यादा असमानता न रहे, अमीरी गरीबी का बहुत बड़ी खाई न हो जाए, गरीबों का कल्याण हो, उनके स्वास्थ्य, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा आदि की व्यवस्था निर्धारित करना, उनको आवास प्रदान करना, शौचालय प्रदान करना, उनके लिए राशन की व्यवस्था करना कौन करता है? सरकारी की ना, कि और कोई किया? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये निर्णय सारे जिन्हें हम इकोनॉमिक डिसीजंस कहते हैं, दे विल बी टेकन बाय आइदर द मार्केट और बाय द गवर्नमेंट एज पर सिस्टम। जो सिस्टम है, अगर सिस्टम जैसा है वैसा करेगा, ठीक है? तो हम उसको क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। इसके अलावा फिर क्या हुआ कि 1776 में जब एडम स्मिथ आया तो उसने किताब लिखी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। और उसी समय जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक किताब लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। वास्तव में जॉन स्टुअर्ट मिल एडम स्मिथ के विचारों के समर्थक थे। उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में उन्होंने एडम स्मिथ के इस बात का समर्थन किया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और अर्थशास्त्र के बारे में जो बातें एडम स्मिथ ने अपनी किताब में कही उसी की व्याख्या की, एक तरह से कह सकते हो कि समझाया। जैसे कि कोई चीज़ नोट्स लिख दी जाए, उसको कोई एक्सप्लेन करे, और इसे अर्थशास्त्र की गीता कहा गया। गीता का मतलब क्या होता है? गीता के बारे में कहा जाता है कि जो कहीं नहीं है वो सब गीता में है। ऐसा शास्त्र है जिसमें सब कुछ है, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, दर्शन के बारे में, जितनी फील्ड है सबके बारे में गीता में लिखा गया। इसलिए इसे भी हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र की गीता कहते हैं, ठीक है?
लेकिन 1890 में मार्शल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी, जिसमें कहा जाता है कि प्रिंसिपल और इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग इसने पहली बार किया। और अब इसके पहले हम पॉलिटिकल इकॉनमी शब्द का प्रयोग करते थे। इकोनॉमिक्स के लिए किसका प्रयोग करते थे? पॉलिटिकल इकॉनमी शब्द का। अब इसके बाद इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग होने लगा। ठीक है। वैसे भी एक सामान्य सी बात है, एक परंपरा है कि जब हम कोई विषय पढ़ना शुरू करते हैं पहले उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात है, इकोनॉमिक्स की परिभाषा को लेकर के ही बड़ा विवाद है। बहुत सारे अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि ये एक विकासशील सब्जेक्ट है और इसको किसी सीमा में बांधना ठीक नहीं है। जब हम कह देंगे कि केवल इसका अध्ययन इकोनॉमिक्स में करना है तो इसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, इसलिए इसे सीमा रेखा में बांधने का प्रयास समय और श्रम की बर्बादी है। जैसे, लेकिन उसके ठीक अपोजिट कुछ ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जो ये मानते हैं कि भाई परिभाषा बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अगर आपको ये जहाँ जाना हो और पता ना हो तो थोड़ा जाने में असुविधा होगी ना, कैसे पहुँचेंगे आप? और अगर पता हो कि हमें यहीं जाना है तो आप आराम से पहुँच जाएंगे। तो किसी भी विषय की निश्चितता के लिए ज़रूरी है कि इट मस्ट बी डिफाइंड, इसे परिभाषित करना ही चाहिए। तो एरिक रोल ने कहा कि देयर मस्ट बी डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषा होनी ही चाहिए। जैकब वाइनर ने क्या कहा? इकोनॉमिक्स इज़ व्हाट इकोनॉमिस्ट डू, अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। इसका मतलब है कि अर्थशास्त्री जो भी कहते हैं वो इकोनॉमिक्स हो गया। अगर अर्थशास्त्री जाकर, आप लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, सभी अर्थशास्त्री हैं, आप बाहर निकल कर चोरी करना शुरू कर दें तो वो क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अर्थशास्त्री जो भी करे सब अर्थशास्त्र हो जाए। जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है। इट हैज स्ट्रैंगल्ड इटसेल्फ विद डेफिनेशन, इसने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है, यानी परिभाषा की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सारे विवादों के बावजूद ये सत्य है कि बिना परिभाषा के किसी विषय को आप निश्चितता प्रदान नहीं कर सकते। तो हम ये मानकर चलते हैं भाई डेफिनेशन तो होनी ही चाहिए। अब ये जब निश्चित हो गया कि डेफिनेशन होनी ही चाहिए तो हम अर्थशास्त्र की परिभाषा को 4 भागों में बांटते हैं। एक को हम धन केंद्रित परिभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? धन केंद्रित परिभाषा, वेल्थ सेंटर डेफिनेशन। दूसरे को हम कल्याण केंद्रित परिभाषा कहते हैं, वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन। तीसरे को सीमितता केंद्रित परिभाषा कहते हैं, स्केर्सिटी सेंटर डेफिनेशन। और चौथे को विकास केंद्रित परिभाषा कहते हैं, ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन। बात समझ में आई? अब आप देखें कि धन केंद्रित परिभाषा, अभी आपने पीछे देखा कि एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में ये कहा कि यह राष्ट्रों के धन के कारण और उसके स्वरूप के खोज की व्याख्या करता है, अर्थात ये धन का विज्ञान है। उसी को यहाँ विस्तार से एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक के शीर्षक में ही यह बताने का प्रयास किया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसको और स्पष्ट करते हुए एडम स्मिथ ने लिखा कि इकोनॉमिक साइंस इज ए स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो उत्पादन और उपभोग का अध्ययन करता है। किस चीज़ के? धन के। धन का उत्पादन कैसे हो और धन का उपभोग कैसे हो, उसका अध्ययन करने वाले विषय को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। उसे हम इसी बात को, जैसा मैंने आपसे पीछे कहा कि जे.एस. मिल ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी उसमें एडम स्मिथ के विचारों की केवल व्याख्या की, तो जे.एस. मिल ने उसको और आगे बढ़ाया और क्या कहा? पॉलिटिकल इकोनॉमी इज ए प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है यह धन के उत्पादन और वितरण का एक व्यवहारिक विज्ञान है, प्रैक्टिकल साइंस है। अर्थात कैसे करेंगे आप? व्यवहारिक का मतलब क्या होता है? सैद्धांतिक का मतलब है कि थियरी में बात लिखी गई, अब व्यवहारिक का मतलब कैसे आप करेंगे। आप अक्सर देखते हैं साइंस में आप किसी थियरी को पढ़ते हैं फिर उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल क्या क्या है? जैसे
जब आप कहते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत थियरी में क्या है, जब कोई ठोस किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी उसके हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो आप इसका फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी तो करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी सिद्धांत का। जब आप डार्क रूम का कोई थियरी पढ़ते हैं तो उसका प्रैक्टिकल भी तो करते हैं। थियरी आप पढ़ते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, तो आप देखते भी तो कार्डबोर्ड काट करके छेद कर देते हैं और ये मोमबत्ती जलाते हैं तो प्रकाश कहाँ निकलता है, सीधे निकलता है। तो इसका मतलब ये व्यवहारिक विज्ञान है कि कैसे आप धन को उत्पन्न करेंगे, कैसे धन को आप वितरित करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जेबीसे और सीनियर ने भी धन केंद्रित परिभाषा को स्वीकार किया। अब देखो इस धन केंद्रित परिभाषा की आलोचना क्या है। ये तो स्पष्ट हो गया कि जो एडम स्मिथ हैं या उनकी जो समर्थक हैं जेबीसे, सीनियर, मिल, ये सब मानते हैं कि अर्थशास्त्र धन से संबंधित है। लेकिन जब कहते हो केवल कि अर्थशास्त्र धन से ही मात्र संबंधित है तो उसी समय बहुत सारी बुराइयां भी उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत सारी आलोचना भी उत्पन्न हो जाती है। यहाँ सबसे पहली आलोचना यह है कि धन को बड़े संकीर्ण रूप में स्वीकार किया गया, धन को शुद्ध रूप से भौतिक वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है। और इसीलिए और धन को जब बहुत महत्व प्रदान कर दिया गया, बहुत ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है कि, और एक बात और भी था कि एडम स्मिथ पादरी था। पादरी का मतलब जानते हो, प्रीस्ट था। ये तुम्हारे यहाँ पंडित जी होते हैं, तो हम लोग यहाँ अगर घर पंडित जी कोई बात कह देते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि यार सही कह रहे होंगे, झूठ नहीं कह रहे हैं, हमारा फेथ है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। इसी तरह प्रीस्ट पर भी क्या होता है, फेथ है लोगों का। तो जब कोई चीज़ पादरी कहता है तो थोड़ा उसका असर भी लोगों पर क्या होगा, ज़्यादा होता है। तो जब उसने कहा कि ये धन का विज्ञान है, धन ही कमाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में क्या हो गया कि धन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ उस पूरे, होता क्या है कि कोई भी जब सिद्धांत आता है तो उस पर केवल उस व्यक्ति के विचार का प्रभाव नहीं होता है, उस व्यक्ति पर इस बात का भी प्रभाव होता है कि देश काल और परिस्थितियाँ कैसी हैं। पूरा उस तुम्हारे गांव में केवल तुम्हारे विचार का असर नहीं होगा, तुम्हारे गांव में लोग कैसे हैं, गांव में परंपरा कैसी है, गांव में सोचने का पैटर्न कैसा है, गांव में रहने का रहन सहन कैसा है, खेती बाड़ी का पैटर्न कैसा है ना। अगर पूरा गांव कैश क्रॉप की खेती करता है तो तुम भी क्या करोगे, कैश क्रॉप खेती करोगे। पूरा गांव अगर केवल आलू गोभी प्याज बोता है तुम भी क्या करोगे, आलू गोभी प्याज बोओगे। एक ट्रेंड होता है जो समाज से अपने आप आता है। तो उस समय जो उसने धन की बात कही तो उसके बहुत सारे रीज़न थे, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे कि ये ज़्यादा धन को महत्व प्रदान किया गया। और धन कमाना एक तरह से यहाँ क्या हो गया कि एक आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर ली गई कि मनुष्य सिर्फ आर्थिक होता है, उसका सारा निर्णय अर्थ से प्रभावित होता है। ठीक है, वो जो भी करेगा वो स्वार्थ से प्रेरित होकर करेगा। हालांकि एडम स्मिथ ये मानता भी था कि 6-7 कारणों से लोग प्रभावित होकर कार्य करते हैं, लेकिन सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट। और सर्वोत्तम समझता है, हर व्यक्ति अपना हित सर्वोत्तम समझता है। ठीक है, सर्वोत्तम समझने का मतलब यह है कि उसे खुद निर्णय लेने दीजिए क्या करे क्या। ठीक है, तो जब वो खुद निर्णय लेता है तो वह अपने हित को अधिकतम करता है। यहाँ आर्थिक मनुष्य की कल्पना हो गई। आर्थिक मनुष्य की कल्पना होने के नाते धन को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान कर दिया गया। इसीलिए कार्लाइल, रस्किन, मॉरिस डॉब, उस समय के जो सामाजिक विचारक थे, उन लोगों ने इसे घृणित विज्ञान, रोटी मक्खन का शास्त्र, कुबेर की विद्या, मतलब एक तरह से गाली देने वाली बात, अब शब्दों से इसका संबोधन किया और थोड़ा अर्थशास्त्र के प्रति लोगों का सम्मान वो अपेक्षाकृत गिरने लगा। तो उसी समय फिर मार्शल ने एक नई परिभाषा दे करके, जिसको आप कहते हैं कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो धन केंद्रित परिभाषा के बाद अर्थशास्त्र को तीखे प्रहार तथा कटु आलोचना से बचाने के लिए मार्शल ने 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में कल्याण केंद्रित परिभाषा का प्रतिपादन किया।
और उसने ये लिखा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस विच आर मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड with the use of the material requisites of well-being। ये उसकी वास्तव मैंने इसलिए पढ़ के सुना दिया कि ये एग्जैक्ट वही शब्द है जो उसने लिखा था। इसका मतलब उसने ये कहा कि यह अर्थशास्त्र जो है या राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो है यह मानवता का अध्ययन करती है, मैनकाइंड का। अब ध्यान दीजिएगा, इसने धन का अध्ययन नहीं कहा, इसने क्या कहा? मानवता का अध्ययन करती है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच करती है। किस भाग की? जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसे जो मापा जा सकता है, जो किसे संबंधित है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति और उपयोग से संबंधित है। देखो, इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा करके कल्याण का नाम ले लिया, भौतिक सुख साधन ले लिया, ये सब कह दिया, मानवता कह दिया, लेकिन इसने कहीं पैसा नहीं कहा। ध्यान दो, पूरी परिभाषा में धन का नाम इसने नहीं लिया। अब लोगों ने समझा हाँ ये तो कल्याण की बात कर रहा है, तो थोड़ा अर्थशास्त्र के प्रति जो लोगों के दिमाग में बुराई उराई आ गई थी वो क्या हो गई? कम हो गई, और यह अर्थशास्त्र कल्याण का अर्थशास्त्र है। लेकिन जरा परिभाषा को ध्यान से देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ो, पांच बार पढ़ो, तो तुम ये देखोगे कि एडम स्मिथ की परिभाषा में और इसकी परिभाषा में कोई बेसिक अंतर नहीं है। सिर्फ नाक पकड़ने का तरीका, जैसे एक ऐसे पकड़ो या घुमा करके ऐसे पकड़ लो। तो एडम स्मिथ की परिभाषा में धन दरवाजे से प्रवेश कर रहा था और इसकी परिभाषा में खिड़की से आ रहा है। इसको समझने में थोड़ा सा, जब तुम कहते हो कि भौतिक सुख साधन, व्हाट डज इट मीन? भौतिक सुख साधन का मतलब पैसा, भौतिक सुख साधन का मतलब फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, गाड़ी, मकान, ये सब क्या किससे आएगा? हमारे सर से आएगा? ये सब इनडायरेक्टली पैसे से ही आएगा। इसका मतलब ये है कि मार्शल ने भी वही बात घुमा फिरा के कही जो बात एडम स्मिथ ने। लेकिन ठीक है, तुरंत थोड़ा कोई समझ जाता है कि आपने क्या कहा। इसने 1890 में कहा और यह बात समझते समझते 1932 आ गया। इसका मतलब 42 साल। इतना समझने में कितना टाइम लग गया? 42 साल लग गया। तो 42 साल तक लोग बड़े प्रेम से पढ़ते रहे, हाँ एकदम सही। अब मार्शल की परिभाषा कैसी हो गई? परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसने अपनी परिभाषा में बहुत सारी ऐसी बातें कह दी, जैसे इसने कहा कि ऑर्डिनरी बिजनेस, सामान्य व्यवसाय। तो भाई ये बात सामान्य क्या है जरा बता दो। जब आप कहेंगे कि सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है तो ये तो बता दो ना कि असामान्य क्या है। तो इसका मतलब भाई तुमने कुछ सोचा होगा असामान्य के बारे में। तुमने जब कहा कि सामाजिक व्यक्ति की सोशल, तो इसका मतलब जो असामाजिक हैं उनका क्या होगा? कौन असामाजिक है? साधु, संत, महात्मा जो कंदराओं में, गुफाओं में, वो तो समाज में नहीं रहते। तो क्या उनके सामने कोई आर्थिक समस्या नहीं है? क्या उनका अध्ययन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई। तो जब आप सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं कि नॉर्मल मैन का अध्ययन, तो असामान्य जो पागल हैं, अफीमची हैं, दारूबाज हैं, उनका क्या होगा? उनका अध्ययन कौन करेगा भाई? इसका मतलब कि वो तो इस तरह से जब वर्गीकरण हो गया, सामाजिक, असामाजिक, सामान्य, असामान्य, साधारण, असाधारण, तो ये वर्गीकरण अपने आप में एक समस्या हो गई कि किसको पकड़ें किसको छोड़ें। ये अपने आप में आलोचना का विषय हो गई। तो इसलिए जब इस परिभाषा की आलोचना 1932 में जब रॉबिन्स ने नई किताब लिखी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में उसने कल्याणवादी अर्थशास्त्र की आलोचना की
और उसने सीमितता केंद्रित परिभाषा की व्याख्या की। और उसने क्या कहा, अर्थशास्त्र मानव विज्ञान है, न कि सामाजिक विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र क्या है? मानव विज्ञान है, ये सामाजिक विज्ञान नहीं है। क्योंकि आर्थिक समस्याएं समाज में न रहने वाले व्यक्तियों, साधु आदि के सामने भी आती हैं। मैंने आपसे एक दिन बताया था कि आर्थिक समस्या का संबंध बिल्कुल चुनाव की समस्या, किफ़ायत की समस्या और दोनों को मिला दीजिए तो आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या मतलब क्या करें क्या न करें, क्या पहले करें क्या बाद में करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये साधु के सामने भी आता है कि वो भी, उसे भी तय करना होता है कि क्या करें, पहले कौन सा काम करें ना, या कौन सा बाद में करें। तो आर्थिक और अनार्थिक, भौतिक अभौतिक, असामान्य सामान्य में क्रियाओं का वर्गीकरण अवैज्ञानिक है। जैसे भौतिक और अभौतिक, कौन सी क्रिया भौतिक है, कौन सी क्रिया अभौतिक है, कौन सी आर्थिक है, कौन सी अनार्थिक है। अभी आपको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमको तनख्वाह मिलेगी, मेरी ये क्रिया आर्थिक है शुद्ध रूप से। जब मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ तब तो भाई क्रिया तो वही है, फिर कैसे अनार्थिक हो जाएगी? पढ़ाना तो यहाँ भी है, पढ़ाना तो वहाँ भी है। इसका मतलब किसी क्रिया को आर्थिक अनार्थिक आप बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वही क्रिया एक समय आर्थिक है और एक समय क्या हो जाती है, अनार्थिक हो जाती है। नहीं, स्वार्थ क्या भाई, काम तो हमारा पढ़ाना ही न है, काम तो मेरा पढ़ाना ही है, चाहे हम जिसको पढ़ाएं। तो पढ़ाने का कार्य क्या होगा, आर्थिक होगा या अनार्थिक होगा, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। ये कहीं कहीं आर्थिक हो, कहीं कहीं अनार्थिक। अभी हमसे आप इसके बाद जब मिलेंगे, कुछ पूछने आएंगे, तब तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। आप हमसे रात को 10 बजे ही फ़ोन करते हैं, सर ये बता दीजिए, तो वो तो हमारी नौकरी में नहीं शामिल है, लेकिन आपको हम बताते हैं, तो वह क्रिया क्या हो जाएगी? चलिए ठीक है, आप तो हमारे विद्यार्थी हैं। जो हमारे विद्यार्थी 10 साल पहले निकल गए, वही फ़ोन करते हैं कि सर ये हम भेज रहे हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दीजिए। तो उनका वो क्रिया कैसी है? अनार्थिक है। लेकिन हर जगह हम एक ही काम कर रहे हैं, केवल पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाना कहीं कहीं आर्थिक है और कहीं कहीं अनार्थिक है। तो इस तरह से जो बंटवारा है कार्य का, ये करना उचित नहीं है। सामान्य व्यवसाय की चर्चा करके हम युद्ध और अकाल, जैसे युद्ध और अकाल बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है, लेकिन आपने सामान्य की बात करके उनको कोर्स से ही हटा दिया, तो ये उचित नहीं है। इसलिए सीमितता केंद्रित परिभाषा रॉबिन्स ने दी, और उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो सीमित साधनों, जिनके तमाम वैकल्पिक प्रयोग हैं, और असीमित आवश्यकताओं के बीच उस समायोजन का अध्ययन करता है। अब यहाँ देखो क्या है कि बहुत सारी बातें एक साथ आती हैं, साधन, साध्य और वैकल्पिक प्रयोग, तीन आता है। कहते हैं साधन सीमित हैं, साध्य उद्देश्य लक्ष्य असीमित हैं, और साधन और भी सीमित हो जाते हैं क्योंकि उनके तमाम वैकल्पिक प्रयोग हैं। जैसे कोयला है, तो कोयला अगर केवल कपड़ा प्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता तो बहुत था, लेकिन कोयले से कपड़ा प्रेस होता है, ट्रेन भी चलती है, बिजली भी पैदा होती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो कोयला की मांग और भी ज़्यादा होने के कारण उसकी पूर्ति क्या हो जाती है, और भी कम हो जाती है। तो साधनों के तमाम वैकल्पिक प्रयोग होने के नाते उसकी पूर्ति और भी सीमित हो जाती है। ठीक है, अब देखो परिभाषा की मुख्य बात क्या है? उद्देश्य, साध्य, लक्ष्य असीमित हैं, साधन सीमित हैं। साधनों के अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं जिसमें उनकी सीमितता और भी बढ़ जाती है। यही बात जो मैंने आपको बताई। साधनों की सीमितता तथा आवश्यकताओं की अधिकता के कारण किफ़ायत करना पड़ता है। अभी मैंने पीछे आपसे कहा था किफ़ायत करना, देखो ध्यान रखना, कंजूस होना, किफ़ायत करना, दोनों में बड़ा अंतर है। किफ़ायत करने का मतलब सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से व्यय करना ताकि अपव्यय ना हो। कंजूसी का मतलब है कि लाख इच्छा करे भूखे मर जाना। कंजूसी का मतलब क्या है? अब भूख से मर जाना अगर किफ़ायत है तो तुम्हारे लिए हो सकता है भाई। मेरी समझ से तो इसे किफ़ायत
नहीं कर सकते। किफ़ायत का मतलब ऐसा नहीं कि खर्च मत करो, किफ़ायत का मतलब है कि सोच समझ कर विवेकपूर्ण तरीके से करो। जैसे अगर तुम भाई मान लो से बर्थडे कर रहे हो, तो बर्थडे में तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 15-20 हज़ार लोगों को बुला के खिला दो, भाई तुम्हारे मन का है, लेकिन वो उतना साइंटिफिक नहीं है। तुम दिमाग लगाओ यार बच्चे का बर्थडे है तो बच्चे के दोस्तों को बुला लो, 1-2 फैमिली जो बड़ी घनिष्ठ है उनको बुला लो और थोड़े में कर लो 2-4-6 हज़ार रुपये में, इसे किफ़ायत कहेंगे। लेकिन कंजूसी है कि बच्चा रोता हुआ मर जाए तुम बर्थडे ही मत मरो, वो गड़बड़ है, वो करना ठीक नहीं है। तो किफ़ायत हम करते हैं, इसलिए एक साधन सीमित है। किफ़ायत के कारण हमको फिर सोच समझ खर्च करना पड़ता है, हमें चुनाव करना पड़ता है, तो उसे हम किफ़ायत की समस्या कहते हैं, इसे हम चुनाव की समस्या कहते हैं, और दोनों को मिला देते हैं जिसको हम आर्थिक समस्या कहते हैं। आपसे पीछे हमारी बात हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि 1936 में 30 में जब विश्वव्यापी मंदी आई तो उसमें जॉन मेनार्ड कीन्स ने 36 में किताब लिखी, जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब उसमें ये बात देखो कि जो मंदी आई, बहुत ज़्यादा मूल्य घटे, तो वास्तव में वह इसलिए हो गया कि उत्पादन ज़्यादा हो गया और मूल्य कम हो गया। अर्थात मंदी की इतनी बड़ी आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई, उसका कारण अधिकता थी, सीमितता नहीं थी। बात पर ध्यान देना। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में सीमितता का अध्ययन किया जाएगा, बट व्हाट अबाउट डिप्रेशन? उस मंदी का क्या होगा जो कि बहुत बड़ा पार्ट है इकोनॉमिक्स का, और वो किस लिए उत्पन्न हुई? क्योंकि ज़्यादा हो गया था अधिकता के नाते। और चलो दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी से बड़ी कोई आर्थिक समस्या इस देश में नहीं है, इस देश में क्या पूरे दुनिया में नहीं है। और बेरोजगारी जनता की कमी से नहीं है, किसकी वजह से है? जनसंख्या की अधिकता के नाते। तो क्या बेरोजगारी को और मंदी को अर्थशास्त्र के विषय से निकाल के फेंक दिया जाए? नहीं ना। इसका मतलब सीमितता ही एकमात्र समस्या नहीं है। तो अनेक आर्थिक समस्याएं संसाधनों की अधिकता से उत्पन्न होती हैं, जैसे बेरोजगारी जनाधिक्य के कारण उत्पन्न होती है। इसके अलावा तुमने देखा, कहा गया कि साधन कम है, आवश्यकताएं अधिक हैं, उनके बीच समायोजन किया जाए। अर्थात जेब में 500 रुपया है, उतने में ही रहने का प्रयास किया जाए। ये बात तो अच्छी है, लेकिन यह बात विकास के विरुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप उसी में सुखी हैं, देखो सुखी रहने के लिए संतोष जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, संतोषम परम सुखम कहा भी जाता है। लेकिन विकास के लिए असंतुष्ट रहना अनिवार्य है। जैसे अगर तुम सब लोगों को लग जाए अरे बहुत पढ़ लिए, बीए से ज़्यादा क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ाई उसी समय क्या हो जाएगी, खत्म। अगर तुमको ये लगा अरे यार अभी तो BA 1 में, हमको तो PhD तक जाना है और IAS भी होना है, अभी बहुत पढ़ना है, यानी असंतुष्ट रहोगे तभी पढ़ोगे। अगर संतुष्ट हो जाओगे तो पढ़ाई क्या हो जाएगी। इसी तरह से अगर तुम्हारे घर मान लो इस मोटरसाइकिल है और तुमको लगे अरे यार अब बहुत है, मोटरसाइकिल से ज़्यादा क्या चाहिए, तो जीवन में कभी गाड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम्हें दिन भर बेचैनी है, अरे यार जल्दी से पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पाओ, गाड़ी बहुत ज़रूरी है, तब तुम्हारे पास गाड़ी हो जाएगी। इसका मतलब यह है, व्यवहारिक स्थिति है कि सुखी रहने के लिए तो संतोष जरूरी है, लेकिन विकास के लिए असंतोष जरूरी है। तो इसका मतलब आपको प्रॉपर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, कितना असंतुष्ट होना है और कितना संतुष्ट होना है। क्योंकि पूरा संतोष भी ठीक नहीं है और पूरा असंतोष भी ठीक नहीं कि हरदम आप बेचैनी रहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि सक्सेसफुल नहीं, बैलेंस्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है। कैसी लाइफ इंपॉर्टेंट है? बैलेंस्ड लाइफ। क्योंकि सक्सेसफुल का की क्या डिफिनीशन है? कोई डिफिनीशन नहीं है सक्सेसफुल होने की। भाई मान लो तुम IAS हो गए तो क्या तुम सफल हो गए? क्या तुम IAS हो गए और तीसरे दिन चोरी में सस्पेंड हो गए, अब इसे क्या कहोगे? इसका मतलब कि वो सफलता नहीं है। सफलता बैलेंस्ड लाइफ में है कि हम IAS हो गए, एक अच्छा सा प्रशासनिक जीवन जी रहे हैं, सब खुश हैं, परिवार भी खुश है, समाज भी खुश है, देश भी खुश है, सरकार भी खुश है, कोई हमें बेईमान नहीं कह रहा है, कोई चोर नहीं कह रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। अगर ये सारे कॉर्नर आपने बैलेंस कर रखे हैं तब कहा जाएगा कि आप संतुलित जीवन जी रहे हैं।
सक्सेस की कोई डिफिनीशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये बुराइयां हैं। इसके अलावा 2 मिनट और, इसके अलावा जो लास्ट है विकास केंद्रित परिभाषा, ग्रोथ सेंटर डिफिनीशन, तो उसने क्या किया, सबको समाहित कर लिया। अभी आपने देखा कि सीमितता की बात की, धन की बात की, कल्याण की बात की, सारे को, लेकिन ये सब ने विकास की बात नहीं की। इसने क्या किया, विकास को शामिल कर लिया। और सैमुअल्सन ने एक परिभाषा बताई कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and society। अब देखो यहाँ इसने क्या किया, इसने मुद्रा और मुद्रा के बिना व्यक्ति और समाज, वर्तमान और भविष्य, अधिकतम उत्पादन, उसका व्यक्ति और समाज में वितरण, सबकी बात कह करके जितनी आलोचनाएं थी सबको क्या किया, समाप्त कर दिया कि अब यह है समाज या व्यक्ति अपने संसाधनों को इस प्रकार इस्तेमाल करता है कि वह वर्तमान की आवश्यकता भी पूरी करे और भविष्य की, अभी तक भविष्य का नाम किसी ने नहीं लिया था, तो भविष्य की भी जरूरतों के हिसाब से अधिकतम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करे। तो यह, इसे हम विकास केंद्रित परिभाषा कहते हैं और इसे ही सर्वमान्य परिभाषा भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी परिभाषाओं में कुछ न कुछ दोष है और इसमें सारी परिभाषाएं आपस में एक साथ समाहित हैं। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स।